गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ मनोज चोटिया फ्रॉम रघुनाथ विद्यालय रतनगढ़। जीव विज्ञान की इस कक्षा में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन लोग पढ़ रहे थे अपना चौथा अध्याय जंतु जगत। आर एस विटेकर ने जीवों के वर्गीकरण जो दिया था, उसे जीवों को 5 वर्गों में विभक्त किया था। सबसे पहला था अपना मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमल, जंतु जगत। जंतुओं को अपन ने इस अध्याय को अपन ने 3 भागों में विभक्त किया था। सबसे पहला था अपना वर्गीकरण के आधार, उसके बाद में नॉन कोर्डेटा और कोर्डेटा। कोर्डेटा को हमने 2 भागों में विभाजित किया था, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। 3 भागों में विभाजित किया था कोर्डेटा को। कौन कौन सा? यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। फिर अपन यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा अपन ने पढ़ लिया। वर्टिब्रेटा अपना चल रहा था। वर्टिब्रेटा को अपन ने 2 भागों में विभाजित किया था, पीसीज और टेट्रापोडा। टेट्रापोडा के अंतर्गत टेट्रापोडा को अपने 4 भागों में विभाजित किया था। कौन कौन से? याद होगा आप लोगों को, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमिलिया। इसमें से भी अपन ने एम्फीबिया कर लिया था। आज का अपना टॉपिक है रेप्टिलिया या सरीसृप। देखिए, सरीसृप जो है ये एक लैटिन शब्द, रेप्टिलिया जो है एक लैटिन शब्द है जो कि रेपेरे या रेप्टम से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रेंगना या सरकना। अर्थात ये जंतु क्या करते हैं? रेंग कर या सरक कर चलते हैं। उन जंतुओं को हम क्या कहते हैं? रेप्टिलिया या सरीसृप वर्ग कहते हैं, ठीक है। यानी जो रेंग कर चलते हैं या सरक कर चलते हैं। जैसे छोटा बच्चा, अगर मनुष्य की बात करें तो छोटा बच्चा प्रारंभ में, क्योंकि आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो सुन लीजिए, ओंटोजेनी रिपीट फाइलोजेनी, यानी प्रत्येक जीव क्या करता है? अपनी पूर्वावस्था को प्रदर्शित करता है जीवन की किसी न किसी अवस्था के अंतर्गत, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? सिर्फ आप यहां इतना याद रखिए कि सरीसृप वर्ग जो है जिनमें लोकोमोटिव अंग यानी गमनकारी अंग क्या होते हैं? सरकने वाले होते हैं, या सरक कर या रेंग कर वो चलते हैं। अब अपन बात करते हैं इसके मुख्य लक्षणों की सरीसृप वर्ग के। तो सबसे पहला लक्षण जो है अधिकांशतः, ठीक है, यानी कुछ एक जलीय हो सकते हैं। अधिकांशतः सरीसृप वर्ग के जो प्राणी हैं वो स्थलीय होते हैं, ठीक है। इनका शरीर जो है वो शुष्क सल्क युक्त त्वचा से ढका रहता है। पहला क्या हो गया? अधिकांश प्राणी क्या है? स्थलीय है। दूसरा, इनका शरीर जो है सल्कीय त्वचा से ढका हुआ रहता है। जिस प्रकार से अपन देखते हैं मछली के अंदर सल्क पाए जाते हैं, तो उसी प्रकार इनके शरीर के ऊपर भी शुष्क सल्क, ड्राई स्केल्स, शुष्क सल्क त्वचा से ढके रहते हैं। और ये जो सल्क है अपन बात करें तो ये हो सकता है ये सल्क जो है किरेटिन द्वारा निर्मित हो, या यूं कहते हैं कि किरेटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचीय सल्क या प्रसल्क इनमें पाए जाते हैं। कर्ण की बात करें, बाकी जो लक्षण अपन ने नॉन कोर्डेटा के अंतर्गत पढ़े थे, ठीक है ना। आप लोगों को याद होगा कि इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। जो टेट्रापोडा जितने भी है उनमें सब में द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। त्रिकोरकी होते हैं। द्विपार्श्व सममिति का मतलब केवल एक तरफ से काटने पर ही ये 2 समान भागों में विभक्त होते हैं। त्रिकोरकी का मतलब इन सब में एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म 3 प्रकार के जनिक स्तर पाए जाते हैं। आहार नाल पूर्ण होता है, अर्थात एलिमेंट्री केनाल 2 छिद्रों के द्वारा ओपन होती है, एक मुख और एक गुदा। यानी टेट्रापोडा में सभी में क्या है? अगर आप चाहें तो मान लीजिए प्रश्न आता है 8 लक्षण लिखिए, तो उनमें आप वो लक्षण लिख सकते हैं, लेकिन यहां हम सिर्फ विभेदात्मक लक्षणों का अध्ययन कर रहे हैं। 8 लक्षणों की अगर बात करें तो आप वो लक्षण यहां लिख सकते हैं कि ये त्रिकोरकी होते हैं, द्विपार्श्व सममित होते हैं, स्थलीय होते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें कर्ण की, जैसा कि अपन ने कर्ण क्या है? एक घ्राण संवेदी अंग है। और कर्ण जो है वो 3 भागों में विभक्त होता है, बाह्य, मध्य और अंतःकर्ण। तो इनमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते। किनमें? सरीसृप वर्ग में बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते। केवल कर्ण पटल जो है वो बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करती है। इनमें 2 जोड़ी पाद उपस्थित हो सकते हैं। अगर हम बात करें सांप की, तो सांप में क्या होता है? बाह्य
ये सॉरी पाद जो है वो अनुपस्थित होते हैं, यानी पैर अनुपस्थित होते हैं सांप में, लेकिन अधिकतर वो क्या हो गया, एक अपवाद हो गया, ठीक है। और उसके बाद में इनके जो पैर होते हैं वो अंगुलियों में भी विभेदित होते हैं। उसके बाद में हृदय सामान्यतः इनका 3 कोष्ठ की होता है, 3 कोष्ठ की होगा, यानी 2 आलिंद और 1 नीले होता है। जैसे कि अपन ने पैरों के अंतर्गत देखा कि सांप के अंदर पैरों का अभाव होता है, उसी प्रकार जो मगरमच्छ होता है क्रोकोडाइल, उसके अंदर हृदय क्या होता है, 4 कोष्ठ की होता है, तो वो भी क्या हो गया, अपवाद। तो आप लोगों को अपवाद विशेष रूप से याद रखने हैं, क्योंकि अपवादों के ऊपर ही ज्यादातर जो छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं 1 नंबर के, वो पूछे जा सकते हैं। जैसे अपन याद कर लेते हैं कि सरीसृप वर्ग में हृदय जो है वो 3 कोष्ठ की होता है। अगले ने प्रश्न पूछ लिया क्रोकोडाइल में हृदय कितने कोष्ठ की होता है, और अपने को पता है कि क्रोकोडाइल क्या है, सरीसृप वर्ग का सदस्य है, वहां हम 3 कोष्ठ के लिख देते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल या मगरमच्छ जो है वो यहाँ क्या है, अपवाद है। क्रोकोडाइल में 4 कोष्ठ की हृदय होता है। इसके अलावा सर्प तथा छिपकली, ठीक है, अपनी सल्क को या केंचुली, त्वचीय केंचुली के रूप में छोड़ते हैं, यानी केंचुली उतारते हैं, यानी इनके अंतर्गत क्या होता है, त्वचा का निर्मोचन होता है। और इसके अलावा आप लोगों को पता है कि सर्प के अंदर पैर नहीं पाए जाते और विष ग्रंथि इनके अंतर्गत पाई जाती है। अधिकांश रेप्टाइल जो है उनके अंतर्गत विष ग्रंथियां पाई जाती है। जैसे अपने छिपकली होती है, उसके अंदर भी क्या है, विष ग्रंथि पाई जाती है। और इनका शरीर की अगर अपन बात करें तो सिर, धड़ और पूंछ में विभक्त होता है। उसके बाद में लिंग की बात करें तो इनमें लिंग जो है वो पृथक पृथक होता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यानी लैंगिक द्विरूपता इनमें पाई जाती है, अर्थात हम बाह्य लक्षणों को देखकर और नर और मादा को आसानी से पहचान सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, लैंगिक द्विरूपता। मान लीजिए अलग से भी प्रश्न आ सकता है कि लैंगिक द्विरूपता किसे कहते हैं। तो लैंगिक द्विरूपता का क्या तात्पर्य है कि जब नर और मादा को आसानी से पृथक किया जा सकता है बाह्य लक्षणों के आधार पर, उसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। उसके बाद में निषेचन इनके अंतर्गत आंतरिक होता है। ये समस्त प्राणी जो है अंडज होते हैं, केवल सांप को छोड़ दे तो। और इनमें परिवर्तन जो है वो प्रत्यक्ष प्रकार का होता है। उदाहरण की अगर बात करें तो टर्टल, टोर्टोइज, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, हेमीडेक्टाइल यानी घरेलू जो अपनी छिपकली होती है, कोबरा, नाजा, वाइपर, ये समस्त क्या है, सरीसृप वर्ग के उदाहरण है। तो इस प्रकार से आज अपना ये सरीसृप टॉपिक जो है खत्म होता है। उसके बाद में पढ़ लेते हैं एवीज को। एवीज या पक्षी वर्ग अपना चौथा वर्ग है, किसका, टेट्रापोडा का। इसके पश्चात केवल एक वर्ग बचेगा, मेमेलिया, जिसका अध्ययन अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। एवीज, एवीज का मतलब है पक्षी। पक्षी का मतलब क्या है, उड़ना, ठीक है। तो वे जंतु जिनमें उड़ने की क्षमता पाई जाती है, उन सभी को किसमें सम्मिलित करते हैं, पक्षी वर्ग में या एवीज में। हालांकि यहां पर भी क्या है, एक अपवाद है। आप लोगों ने नाम सुना होगा शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग क्या है, सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है। और अगर कोशिका आप लोगों ने 10वीं तक पढ़ा है तो सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। तो शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच जो पक्षी है वो क्या है, अपवाद है, यानी इसमें उड़ने की क्षमता नहीं पाई जाती। बाकी समस्त जो पक्षी है उनमें उड़ने की क्षमता पाई जाती है। और इनका शरीर जो है वो धारा रेखित या यूं अपन कहते हैं कि नाव के समान होता है, ताकि वो क्या है, उड़ने के लिए एक अनुकूलन है। उसके बाद में इनके अन्य लक्षणों की बात करें तो आप लोगों को पता है पक्षी वर्ग में क्या होता है, चोंच पाई जाती है। चोंच, दांतों के स्थान पर चोंच पाई जाती है ताकि इनका भार क्या हो सके, कम हो सके। और अलग अलग पक्षियों में अपन देखते हैं अलग अलग आकार की चोंच पाई जाती है। वो उनके भोजन को पकड़ने, खाने, चबाने और निगलने के लिए क्या होती है, अनुकूलित होती है। उसके बाद में टेट्रापोडा की अपन बात करें, यानी 4 पैर पाए जाते हैं, ठीक है, या 2 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। तो अपन यूं कहते हैं कि 2 अग्रपाद और 2 पश्चपाद। तो यहां पक्षी वर्ग के अंतर्गत क्या होता है, आप लोग जानते हो, अग्रपाद जो है वो रूपांतरित होकर पंख का निर्माण
कर लेते हैं। ठीक है, अग्रपाद किस में रूपांतरित हो गए? पंखों में, और इनकी सहायता से, पंखों की सहायता से ये जीव क्या करते हैं? उड़ते हैं। पश्चपाद में क्या होता है? सामान्यतः सल्क पाए जाते हैं, और ये सल्क रूपांतरित होकर चलने, तैरने, आप लोगों ने देखा होगा कई पक्षी जैसे हंस वगैरह वो तैरते भी हैं। ठीक है, पेंगुइन है वो तैरते हैं। तो इनके अंतर्गत पश्चपाद जो है उनके सल्क जो है रूपांतरित हो जाते हैं किसमें? चलने के लिए, या फिर तैरने के लिए, या फिर दौड़ने के लिए, या फिर पेड़ों को पकड़ने के लिए। तो इस प्रकार से इनके पश्चपाद जो है रूपांतरित हो जाते हैं। इनकी त्वचा, अगला कैरेक्टर क्या है? इनकी त्वचा जो है वो शुष्क होती है। केवल, याद रखने की बात है, केवल इनकी पूंछ में एक तेल ग्रंथि पाई जाती है। इसके अलावा इनकी त्वचा में अन्य कोई तेल ग्रंथि या अन्य कोई भी ग्रंथि नहीं पाई जाती, केवल मात्र पूंछ में एक तेल ग्रंथि पाई जाती है। उसके बाद में चूंकि इनको उड़ना है तो अगला इनका कैरेक्टर क्या हो जाएगा? सबसे पहली बात तो इनका अंतः कंकाल जो है वो अस्थि का बना होता है, और इनमें अस्थियां जो है वो क्या होती है? आप लोगों को सोच सकते हैं आप लोग कि इनकी अस्थियां क्या होती है? खोखली होती है। ठीक है, लंबी और खोखली अस्थियां इनके अंतर्गत पाई जाती है, जो वायु कोश युक्त होती है। यानी हवा भर जाएगी उनमें, वायु कोश होंगे, तो वो क्या हो जाएगी? अपने आप हल्की हो जाएंगी। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण लक्षण है इनका कि इनके पाचन पथ में, या यूं कहते हैं अपन, जैसे कि अपने अभी सरीसृप में बात की थी कि इनके अंतर्गत पाचन तंत्र पूर्ण होता है, अर्थात आहार नाल 2 छिद्रों के द्वारा बाहर खुलती है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ एवीज में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है कि इनके पाचन पंथ में सहायक संरचना क्रोप या पेशणी पाई जाती है। क्रोप एवं पेशणी क्या होती है? जो भोजन को पीसने का कार्य करती है, और क्रोप को अन्नपुट भी कहते हैं, वो इनके पाचन पथ में पाई जाती है। हृदय की बात करें तो हृदय इनमें पूर्णतः 4 कोष्ठकीय हो जाता है। ये समतापी प्रकार के प्राणी होते हैं, अर्थात इनका तापमान वातावरण की परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है, एक समान इनका तापमान रहता है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन जो है इनमें फेफड़ों के द्वारा होता है। उत्सर्जन जो है वो मेटानेफ्रिक वृक्क के द्वारा इनके अंतर्गत होता है। उत्सर्जन के आधार पर ये यूरिकोटेलिक प्राणी है। तो मैंने आपको बताया हुआ है, दोबारा बता देता हूं, अगर कोई जंतु यूरिया का उत्सर्जन करता है तो उसे यूरियोटेलिक कहते हैं, अगर कोई जंतु अमोनिया का उत्सर्जन करता है तो उसे अमोनोटेलिक कहते हैं, और अगर कोई जंतु यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है तो उसे यूरिकोटेलिक कहते हैं। तो ये उत्सर्जन के आधार पे क्या है? यूरिकोटेलिक प्रकार के प्राणी है। एक लिंगी होते हैं। लैंगिक द्विरूपता, अभी मैंने आपको बताया था, नर और मादा को आसानी से बाह्य लक्षणों के आधार पर पृथक कर सकते हैं, तो लैंगिक द्विरूपता इनमें पाई जाती है। निषेचन जो है वो आंतरिक होता है, परिवर्तन जो है वो प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण आप लोग आसानी से खुद बता सकते हैं, कौवा है, कबूतर है, तोता है, मोर है, पेंगुइन है, गिद्ध है। गिद्ध जो कि आजकल इंडेंजर्ड स्पीसीज है, प्राय लुप्त होने लगे है। तो इस प्रकार से आज हमारा ये एवीज वर्ग भी संपन्न होता है। अब इस अध्याय में केवल मेमेलिया रहा है, जिसका अध्ययन अपन कल की वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।